Good evening, students. Today is lecture number 4, chapter cell, class 9th. और आज का जो टॉपिक है दैट इज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. देखो बच्चे, सेल के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट्स आते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज आते हैं. सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर एक आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके अंदर दो आएंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दूसरे नंबर पे आएगा गोल्जाई अपरेटस. कैमिलियो गोल्जाई ने इसको इन्वेंट किया था. तीसरे नंबर पे आएगा लाइसोसोम्स और चौथे नंबर पे आएगा वैक्यूल्स. ये चारों मिलके एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं. यानी कि अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को कंस्टिट्यूट करते हैं, तो आपने लिखना है चार. पहला आपने लिखना है एंडो, क्या नाम था, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. क्या क्या बोला मैंने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जाई अपरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स. ठीक है, ये चार चीजें आपने पढ़नी है. तो आपसे पूछा जाए एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ये चार लिखने हैं. चार क्यों है वो मैं अभी बता रहा हूं, अभी पढ़ा रहा हूं. ठीक है बच्चे, तो चारों को हम आज ही कवर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है जी. देखिए बेटा, आपको मालूम है कि सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, ये सारा हम पढ़ चुके हैं. इसके बाहर सेल वॉल भी होती है, अगर एनिमल सेल के बाद अगर प्लांट सेल की बात करें तो. इसके अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने क्या नाम दिया था लास्ट क्लास में, न्यूक्लियस. डबल मेम्ब्रेन सिस्टम मैंने आपको बात करी थी. न्यूक्लियस हमने पढ़ लिया था. न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म हमने पढ़ लिया था. साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो आपने पढ़ने शुरू करने हैं मेरे बच्चे. इस न्यूक्लियस से एक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंड होता है, इस तरीके का मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एक्सटेंड होता है न्यूक्लियस से. मतलब मान के चलो ये कह सकते हो न्यूक्लियस से चिपका होता है, न्यूक्लियस से जुड़ा होता है. लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, ट्यूब शेप का स्ट्रक्चर होता है ये. और ये जो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं. इसके अंदर एक ट्यूब्यूल्स ऐसे होती है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, जिसके अंदर रफनेस होती है. ये रफ स्ट्रक्चर होता है इसका, ये रफ स्ट्रक्चर होता है इसका. और कुछ में रफनेस नहीं होती. और जो रफ स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जो स्मूथ है, जिसमें कुछ भी रफनेस नहीं है, उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो सबसे पहला न्यूक्लियस के साथ जो सटा हुआ स्ट्रक्चर है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ये स्मूथ भी हो सकता है, ये रफ भी हो सकता है. और जो रफनेस होती है जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाई है, ये जो रफनेस होती है ये राइबोसोम्स की होती है. राइबोसोम्स भी कई तरीके के होते हैं. ये राइबोसोम ATS टाइप के होते हैं. जैसे आपके पास डिफरेंट टाइप्स के मोबाइल आते हैं. सैमसंग में लेते हो तो सैमसंग में भी डिफरेंट टाइप्स आती हैं. आईफोन लेते हो तो आईफोन में भी डिफरेंट टाइप्स आती हैं. i20 लेते हो तो i10 लोगे तो उसमें भी डिफरेंट टाइप्स होंगी. S20 लोगे तो उसमें भी डिफरेंट टाइप्स होंगी. राइबोसोम्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती है. तो कौन से राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपके होते हैं, बैठे होते हैं, ATS टाइप. आपने 9th क्लास में याद नहीं करना, बस आपने याद करना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम्स आ जाएंगे तो वो कौन सा बन जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाएगा. आपने बस इतना याद रखना है और कुछ भी नहीं. समझ आ गई बात जी. रफनेस नहीं है तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इन दोनों के क्या फंक्शंस हैं हम एक एक करके भी डिस्कस करेंगे. पहले मैं एक काम करता हूं, इन चारों का एक व्यू दे देता हूं कि ये चार है क्या. मेरे बच्चे, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं. प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए इनको राइबोसोम्स की जरूरत पड़ती है. तो इसीलिए जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रफनेस है राइबोसोम्स की, उनका काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना. ये प्रोटीन बनाते हैं.
और जो स्मूथ हैं ये लिपिड्स बनाएंगे और ये फैट्स बनाएंगे। तो अभी मैं आपको नोट्स के अंदर रीड करवा दूंगा, आपको एक व्यू दे रहा हूं। तो लिपिड और फैट का सिंथेसिस कौन करते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये जो लिपिड प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं, ये आगे ट्रांसफर हो जाते हैं फॉर इंटरसेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर। अभी बता रहा हूं इन दोनों का क्या मतलब है। इंटरसेल्यूलर एक्टिविटीज और इंट्रासेल्यूलर एक्टिविटीज में सप्लाई हो जाते हैं। देखो जी, ये जो प्रोटीन और फैट और लिपिड बने, ये दूसरी जगह किसी और सेल में जरूरत पड़ती है तो वहां चले जाते हैं। इसको कहते हैं इंटरसेल्यूलर एक्टिविटी, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर। जैसे आपके स्कूल में होते होंगे इंटर स्कूल कंपटीशन, एक स्कूल का बच्चा दूसरे स्कूल से कंपटीशन करता है, तो आप जब इंटर स्कूल कंपटीशन पार्ट लेते हैं तो आप अपने स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हो ना। तो जो इंटरसेल्यूलर एक्टिविटीज होंगी उसमें क्या होगा? प्रोटीन, लिपिड, फैट एक सेल से दूसरे सेल के अंदर चले जाएंगे, भैया वहां जरूरत है, चलो वहां चलते हैं। इंट्रासेल्यूलर मतलब सेल के अंदर ही अंदर चाहिए। तो सेल के अंदर भी तो हमें मेम्ब्रेन चाहिए, वो मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनेगी, वो मेम्ब्रेन लिपिड्स की बनेगी। हमें सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो बनानी है। याद करो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी थी? लिपिड्स और प्रोटीन की बनी थी। तो ये जो प्रोटीन लिपिड बनते हैं सेल के अंदर भी इस्तेमाल हो जाते हैं। तो जो सेल के अंदर इस्तेमाल होते हैं उसको हम कहते हैं इंट्रासेल्यूलर एक्टिविटीज, और जो सेल के बाहर जाके एक्टिविटीज होती हैं उसको कहते हैं इंटरसेल्यूलर एक्टिविटी। और मैंने कहा ना कि इन्हीं प्रोटीन से, इन्हीं लिपिड से अंदर के जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनकी मेम्ब्रेन बननी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बननी है। इसको कहते हैं, अभी मैं रीड करवा दूंगा, सेल्यूलर बायोजेनेसिस। सेल्यूलर बायोजेनेसिस क्या होता है? सेल के अंदर, बायो मतलब लिविंग, सेल के अंदर जो भी मेम्ब्रेन्स हैं, लिविंग मेम्ब्रेन्स हैं, जेनेसिस, जेनेसिस मतलब बनाना, जन मतलब सिंथेसिस करना। तो ये जो प्रोटीन और लिपिड बनते हैं ये इंट्रासेल्यूलर एक्टिविटीज में जब मेम्ब्रेन्स बनाएंगे, सेल की ही मेम्ब्रेन बनाएंगे, उस फिनोमिना को, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सेल्यूलर बायोजेनेसिस। अभी नोट्स के अंदर रीड करवा दूंगा आपको, एक बार आपको एक व्यू दे रहा हूं, फिर सारा दोबारा रीड करवाऊंगा, रिवाइज भी हो जाएगा आप लोगों का। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है जी। अब प्रोटीन वो बना रहे हैं, लिपिड वो बना रहे हैं। अभी इनकी डिटेल में भी दोबारा डिस्कस करूंगा, पर अभी थोड़ा सा आगे का टॉपिक एक्सटेंड करते हैं, फिर दोबारा इस पे वापस रिवाइंड करेंगे इस टॉपिक को। यहां से जो प्रोटीन बनते हैं ना बच्चे, ये प्रोटीन यहां से बनने के बाद एक स्ट्रक्चर और एक्सटेंड हो रहा होता है, ये स्ट्रक्चर एक्सटेंड हो रहा होता है, ये स्ट्रक्चर यहां से एक्सटेंड हो रहा होता है। ध्यान से जाना बेटा, हिला मत दियो। ये स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सटा होता है, मतलब जुड़ा ही होता है, कई बार तो उसके साथ ही जुड़ा होता है। इसको कहते हैं गोल्जाई अपरेटस। गोल्जाई अपरेटस अभी मैं अलग से पढ़ाऊंगा, तो पहले आप व्यू ले लो। क्या कहते हैं इसको? गोल्जाई। किसने इन्वेंट किया था? कैमिलियो गोल्जाई ने इसको इन्वेंट किया था। अब ये जो प्रोटीन बनता है, प्रोटीन यहां से एंट्री लेता है, इस जगह से एंट्री लेता है। जिस जगह से प्रोटीन एंट्री लेता है उस हिस्से को कहते हैं सिस फेस। कौन सा फेस? सिस फेस। सिस का मतलब होता है सेम, फेस, साइड, सेम साइड, मतलब ये जो साइड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जुड़ी होती है, तो इसलिए इसको कौन सा फेस कहने लगते हैं? सिस फेस। इसका जो उल्टा फेस होता है, ये वाला बाहर की तरफ जो होता है, इसको कहते हैं ट्रांस फेस। क्या कहते हैं इसको? ट्रांस फेस। अभी है क्या गोल्जाई अपरेटस? है क्या? ध्यान से सुनना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या सिंथेसिस किया? प्रोटीन। उस प्रोटीन से इसकी जो मेम्ब्रेन है, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये बन जाता है। इस प्रोटीन से ये बनता है, और जो प्रोटीन बचता है वो इसके अंदर एंट्री ले लेता है। किसके अंदर एंट्री ले लेता है? गोल्जाई अपरेटस के अंदर प्रोटीन की एंट्री हो जाती है। गोल्जाई अपरेटस के अंदर प्रोटीन जाके मैच्योर होता है। मैच्योर मतलब और ज्यादा प्रोसेस को और ज्यादा रिफाइंड होता है, मैच्योर भी होता है, फिर अंदर वो स्टोर भी होता है, और अंदर वो पैकिंग भी करता है, और अंदर से ही वो ट्रांसपोर्ट कर देता है, इस हिस्से से बाहर निकाल देता है प्रोटीन को। कौन से हिस्से से बाहर निकाल देता है? ट्रांसफेस से। यानी कि गोल्जाई अपरेटस का जो हिस्सा बिल्कुल सामने है, किसके?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ठीक सामने होता है, उसको कहते हैं सिस फेस। सिस मतलब सेम साइड में जो होगा, सेम साइड किसकी सेम साइड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सेम साइड होगा, उसको सिस फेस कहते हैं। और जो बिल्कुल अपोजिट, ट्रांस को कहते हैं अपोजिट। ट्रांस मतलब अपोजिट, दरवाजे के सामने बैठा है सिस, दरवाजे के बिल्कुल अपोजिट बैठा है ट्रांस। सिस और ट्रांस समझ में आ गया क्या होता है। तो ये जो फेस होता है ट्रांस फेस होता है। तो अंदर जब प्रोटीन एंटर करता है, प्रोटीन अंदर एंटर करने के बाद चार काम करता है। क्या क्या चार काम करता है, प्रोटीन अंदर मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद अंदर स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद पैकेजिंग भी होता है, पैकेजिंग होने के बाद ट्रांसपोर्ट हो जाता है। चलो जी बाहर निकल जाओ यहां से। तो जो प्रोटीन बाहर निकलता है ना, ये प्रोटीन बाहर निकलता है। अब वही बात है, ये जो प्रोटीन बनता है बाहर निकलता है, ये जो प्रोटीन है ये किस लिए काम आएगा, इंटरसेल्यूलर एक्टिविटीज में काम आएगा। इंटरसेल्यूलर एक्टिविटीज मतलब सेल के बाहर की एक्टिविटीज में वहां सप्लाई हो जाएगा। इंट्रासेल्यूलर एक्टिविटीज में काम आएगा। इंट्रासेल्यूलर एक्टिविटी मतलब सेल के अंदर जो एक्टिविटीज होती है वहां काम आएगा। तो गोल्जी ऑपरेटर्स में एक काम और भी होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर भी सिंथेसिस करते हैं। कॉम्प्लेक्स शुगर को हम आगे चल के मैं लिख दूंगा, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, शुगर की फॉर्म ही होती है, अभी मैं आगे चल के लिख दूंगा। तो ये गोल्जी ऑपरेटर्स का एक काम होता है। गोल्जी ऑपरेटर्स, आप बताओ गोल्जी ऑपरेटर्स की मेम्ब्रेन किससे बनी है, प्रोटीन से बनी है। और प्रोटीन किसने बनाया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया। कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया है, रफ किसकी मदद से बनाया है, राइबोसोम की मदद से बनाया है। तो वही प्रोटीन से उसकी मेम्ब्रेन बन गई और वही प्रोटीन अंदर सिस फेस से एंट्री कर गया। समझ आ गई बात जी। और ट्रांस फेस को एक और फेस भी कहते हैं, मैच्योर फेस। मैच्योर फेस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां से प्रोटीन मैच्योर होकर निकलता बाहर। जो इंटरसेल्यूलर एक्टिविटीज में चला जाएगा, यहां कौन सी एक्टिविटीज में चला जाएगा, इंट्रासेल्यूलर एक्टिविटीज में चला जाएगा। आप जानते हैं जो प्रोटीन्स होते हैं वो हार्मोन्स भी होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं एंजाइम्स भी होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन जो एंजाइम हार्मोन्स है वो कौन बना रहे हैं, एक्चुअली ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही तो बना रहे हैं। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ जो है वो क्या बना रहे हैं, प्रोटीन। जो एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी में रिएक्शंस करते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस लाते हैं, तो हार्मोन्स और एंजाइम्स एक्चुअली होते क्या है, ये प्रोटीन की फॉर्म होती है। तो यही प्रोटीन आगे चल के यूज होते हैं किसी और काम में, यही हार्मोन यही एंजाइम आगे चल के किसी ना किसी काम में यूज होते हैं। तो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्लियर है, अभी मैं इसको डिटेल में लेने वाला हूं। दूसरा गोल्जी ऑपरेटर्स क्या है, क्लियर है, मैं इसको भी डिटेल में लेने वाला हूं। यहां तक क्लियर है। और आते हैं अब लाइसोसोम्स में। लो जी प्रोटीन बाहर निकल गए, ये प्रोटीन कुछ कहां चले जाएंगे, दूसरे सेल की एक्टिविटीज में चले जाएंगे, और कुछ कहां चले जाएंगे, सेल के अंदर होने वाली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। इस प्रोटीन से एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम्स। क्या कहते हैं इसको हम, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम बन जाते हैं, इसी से बनते हैं। यानी कि लाइसोसोम्स भी क्या हो गए, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हो गए। ये मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी, प्रोटीन की बनी होगी। पर ये प्रोटीन बनाया किसने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। स्टोर और पैकेजिंग कहां हुई, गोल्जी ऑपरेटर्स में। वहां से ट्रांसफेस से निकलने के बाद इसी से ये बन गया। तो आप बताओ लाइसोसोम का बनना एक्चुअली किस पे डिपेंड कर रहा है, गोल्जी ऑपरेटर्स पे। गोल्जी ऑपरेटर्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, तो क्या ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड हुए नहीं हुए, तीनों एक दूसरे का सिस्टम हो गए नहीं हो गए। तो इसी को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। अब लाइसोसोम्स के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं मैं अभी बताने वाला हूं, वेट कर लो, इन्हीं का काम मैं बताने वाला हूं। तो जब ये बताऊंगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं लाइसोसोम्स में, मैं बता दूंगा। पर अभी मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, ताकि मैं ये बता सकूं कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ही क्यों है, बाकी और क्यों नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं है, प्लास्टिड्स क्यों नहीं है, पहले 4 ही क्यों एंडोमेम्ब्रेन का हिस्सा है वो बता रहा हूं। अब इसके अलावा इस प्रोटीन से एक चीज और बनती है जिसको हम कहते हैं वैक्यूल्स। क्या कहते हैं, वैक्यूल्स। अब बताओ इसकी भी मेम्ब्रेन किसकी बनी है, वो प्रोटीन कहां से बन के आया, तो एक दूसरे का हिस्सा हो गए नहीं हो गए। इसके अंदर सारा सॉलिड सैक या सारा लिक्विड सैक इसके अंदर भर जाता है आके। और ये क्या करता है, जब मैं वैक्यूल पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा। तो अब बताओ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटर्स, लाइसोसोम्स और वैक्यूल, क्या ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है या नहीं, है ना। तो इसलिए दे फॉर्म्स अ सिस्टम कॉल्ड एंडोमेम्ब्रेन
सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 चीजें होती हैं। ये आपको मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है, हो सकता है 12th में नीट के एंट्रेंस एग्जाम में भी आ जाए। 4 चीजें कौन कौन सी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, ये 4 चीजें होती हैं। आपसे पूछे माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं इसका हिस्सा है? क्योंकि ये इसलिए एक दूसरे के अंदर, ये इनका जो फंक्शन है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम इनसे इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाया। इनको एक दूसरे के साथ क्यों रखा? बिकॉज दीज फोर्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। चाहे इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे इनके रोल्स हो, चाहे इनके फंक्शंस हो, दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, देयरफॉर दे कंस्टिट्यूट अ सिस्टम कॉल्ड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जो हमारा आज का टॉपिक है। समझ में आ गया आज का टॉपिक क्या? शुरू करें। शुरू करने में सबसे पहले क्या शुरू करेंगे? क्या शुरू करेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू करते हैं। ये रहा सेल, ये रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से बाहर क्या निकलना शुरू हुआ था? जल्दी बोलो। ये लॉन्ग टोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंड होता है न्यूक्लियस से, ये, और इसके अंदर ये पैदा हुआ है, ये। अब ये जो मैं बना रहा हूं ये रफनेस है, ये जो बना रहा हूं मेरे बच्चे क्या है? ये रफनेस। अब ये रफनेस किसकी बना रहा हूं जल्दी बताओ? ये रफनेस है राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स कौन सी टाइप के हैं? ये ATS टाइप के राइबोसोम्स बना दिए। चलो जी, लो जी, ATS टाइप के राइबोसोम्स बना दिए। तो ये जो बनाया मैंने, ये जो स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर 2 टाइप्स आ गई। एक आ गई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी आ गई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी जो नेचर होती है, इसकी नेचर रफ होती है। इसकी जो नेचर होती है, इसकी नेचर बहुत स्मूथ होती है। अब इसकी जो रफनेस होती है किसकी वजह से होती है? ये राइबोसोम्स। सो दे कंटेन्स राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स कौन से राइबोसोम्स? ATS राइबोसोम्स। और इसमें लिख देना दे डू नॉट कंटेन्स क्या? राइबोसोम्स। इनमें राइबोसोम्स मेरे बच्चे नहीं होते। किन में नहीं होते? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, जो आगे चल के किसका काम करेंगे? एंजाइम्स का। किसका काम करेंगे? हॉर्मोन्स का। ठीक है मेरे बच्चे। और ये किसका सिंथेसिस करेंगे? सिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स। समझ में आ गई मेरे बच्चे बात? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ना एक बहुत बढ़िया काम होता है, वीडियो पॉज करना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक बहुत बढ़िया काम होता है। अब दिख रहा है बच्चे? तो ये मैंने लिखा, बस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही दिख रहा होगा, तो सारा दिख रहा होगा वीडियो के अंदर। आ जाओ, चलिए। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका सिंथेसिस कर रहे हैं? प्रोटीन का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक किसका सिंथेसिस कर रहे हैं? फैट्स एंड लिपिड्स का। ये चीजें आपने याद करनी है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ना, इनका एक और बहुत बढ़िया काम होता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, ये डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे होते हैं ऑफ ड्रग्स का। अब ये डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? डी मतलब निकालना टॉक्सिन को। डी मतलब निकालना किसको? टॉक्सिन को। उस प्रोसेस को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। तो कौन से टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं? ड्रग्स। ड्रग्स मतलब जो केमिकल्स, गंदे गंदे केमिकल्स हम खा लेते हैं, या जो गंदी गंदी दवाइयां हम खा लेते हैं, दवाइयों का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को भी तो बाहर निकालना है, मेडिसिन का। तो उनको बाहर निकालने के लिए कौन सा रोल प्ले करते हैं? बोलो। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। तो आपसे पूछा जाए डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स का काम कौन करते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। एक चीज मैं और बताता हूं, जो रफ है, रफ क्या बना रहे हैं मेरे बच्चे? प्रोटीन। हमारी बॉडी में मसल सेल्स होते हैं। हमारी बॉडी में क्या होते हैं? वीडियो पॉज करना है। हमारी बॉडी में मसल सेल्स होते हैं। हाँ जी। तो जो प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहे हैं। अब होता क्या है मेरे बच्चे? हमारी बॉडी में जो मसल्स होते हैं, मसल्स को ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। तो आप खुद सोचो, जो मसल्स के अंदर सेल होंगे, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के साथ सटे हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा, क्योंकि मसल्स को क्या ज्यादा चाहिए? डिमांड किसकी कर रहे हैं? प्रोटीन की। और वो प्रोटीन की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो मसल्स के अंदर जो सेल्स होंगे उनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कंपोनेंट ज्यादा होगा वो रफ एंडोप्लाज्मिक ज्यादा होगा। यानी कि ये ज्यादातर कहां लोकेटेड होते हैं? दे आर लोकेटेड इन मसल सेल्स। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, इनको रटने की जरूरत नहीं है। तो आपको लॉजिक बता दिया कि इनको मसल सेल्स में क्यों रखते हैं। और इनको अब देखो ये क्या बना रहे हैं, ज्यादातर क्या बना रहे हैं? देखना, फैट बना रहे हैं और लिपिड्स बना रहे हैं। देखो जो मेल हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन होता है, और जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो फैट और लिपिड से बना होता है। समझ में आ गई? और जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो प्रोजेस्टेरोन होते हैं और ईस्ट्रोजन होते हैं। और प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन ये भी किससे ज्यादा बने होते हैं? ये भी फैट और लिपिड से बने होते हैं। तो फिर इनकी डिमांड वहां ज्यादा होगी ना जहां टेस्टोस्टेरोन ने बनना है, इनकी डिमांड वहां ज्यादा होगी ना जहां ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ने बनना है। समझ में आ गई बात जी? तो बताओ फिर ये ज्यादा कहां होंगे? तो ये प्रेजेंट होते हैं इन टेस्टिस इन मेल, क्योंकि टेस्टिस के अंदर हार्मोन सिंथेसिस होता है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन फैट्स और लिपिड से बना होता है। तो फैट्स और लिपिड से तभी तो बनेगा जब वो फैट्स और लिपिड ज्यादा सिंथेसिस करेंगे। तो जो टेस्टिस के अंदर सेल्स होंगे उनके अंदर रफ ज्यादा होगा या स्मूथ ज्यादा होगा? स्मूथ ज्यादा होंगे। और ओवरीज, अब ये ओवरीज क्यों लिखता हूं? ओवरीज इन फीमेल, क्योंकि ओवरीज ने दो हार्मोन बनाने हैं, एक बनाना है एस्ट्रोजन और एक बनाना है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन कहां बनते हैं? और ये दोनों हार्मोन को बनाने के लिए क्या ज्यादा चाहिए? फैट्स और लिपिड। तो बस, तो ओवरीज में जो सेल्स होंगे, अगर हम ओवरीज के सेल्स को जूम करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो उनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें तो हमें क्या चीज ज्यादा मिलेगी? स्मूथ या रफ? तो ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ 12th क्लास के मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में, कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये बॉडी के अंदर ज्यादा कहां पाए जाते हैं? मेल के अंदर टेस्टिस में और फीमेल के अंदर ओवरीज में। ओवरीज में बेटा, ओवरीज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनेगा। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ज्यादातर कहां पाए जाते हैं? मसल सेल्स में, क्योंकि मसल्स को क्या ज्यादा चाहिए? प्रोटीन ज्यादा चाहिए। कहते नहीं है मसल्स बनानी है तो प्रोटीन ज्यादा खाओ। जो जिम जाते हैं मसल्स बनाते हैं ज्यादा क्या खाते हैं? प्रोटीन ही तो खाते हैं, क्योंकि प्रोटीन से तो मसल्स बनेंगे उनके। तो ये काम हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो क्या आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर हो गया? और ये सबसे पहला पार्ट था किसका? सबसे पहला पार्ट था ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट था। यहां तक क्लियर होगी बात? आओ इसको नोट्स के थ्रू पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट। आ जाइए, देखिए सेल ऑर्गेनेलीज हम टॉपिक आज शुरू कर रहे हैं। Every cell has membrane around it to keep its own content separate from the external environment. कह रहे हैं कि सबके पास अपनी एक मेम्ब्रेन है ताकि उसका सामान बाकियों के सामान के साथ मिक्स ना हो जाए। आप एक बात बताओ, आपकी मम्मी ने कहा बेटा आलू लिया, केले लिया, आटा लिया, चावल लिया, वो सारे एक ही थैली में डाल देता है क्या? नहीं, चार अलग अलग पॉलिथीन में डालता है। एक हाथ से चारों पॉलिथीन पकड़ के ले आते हो ताकि वो सारी मिक्स ना हो जाए। तो इनकी मेम्ब्रेन होनी जरूरी है ना सेल के अंदर भी, ताकि इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर ना चला जाए। तो a large and complex cell including the cell from multicellular organisms need a lot of chemical activity to support their complicated structure। उनको सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट क्या आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये किसका मेंबर है? ये मेंबर है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, सबसे पहला सिस्टम का। आओ, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड शीट। समझ आ गया? ट्यूब एंड शीट का मतलब क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड शीट। वही तो मैं कह रहा था आपको, जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये क्या निकल रही है यहां से? मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। समझ में आ गई बात जी? इट लुक्स लाइक लॉन्ग टोब्यूल्स और राउंड और ओबोल बैक्स वेसिकल्स, वेसिकल शेप की हैं। नेक्स्ट, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, इसको जो मेम्ब्रेन देख रहे हो ये किसके तरह जैसे काम करती है? यानी कि सेलेक्टिव होगी ये भी ये नहीं कि कोई भी आए और कोई भी जाए, ऐसा नहीं है जी।
देखिए देखिए जी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंड स्मूथ। आओ रफ पढ़ लेते हैं पहले, रफ क्या कहता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज अ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच्ड टू देयर, और कौन सा राइबोसोम बताया मैंने, एटीएस। सेकंड, द राइबोसोम व्हिच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल आर साइट ऑफ प्रोटोन मैन्युफैक्चर, यानी कि क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो, प्रोटीन कौन बनाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसकी मदद से बनाते हैं, राइबोसोम्स। The manufactured protein are then sent to various places in the cell depending upon the need and using of endoplasmic reticulum। कह रहा है कि जो प्रोटीन बना वो कहां सप्लाई हो जाएगा, सेल के अंदर या सेल के बाहर, इंटरसेल्युलर एक्टिविटीज में, इंट्रासेल्युलर एक्टिविटी में ट्रांसफर हो जाएगा। अब आपको आएगा व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने बता दिया, फैट और लिपिड का मैन्युफैक्चर करते हैं, कौन करते हैं, स्मूथ। ह्यूमन बॉडी के अंदर कहां ज्यादा पाए जाएंगे, मेल के अंदर टेस्टिस में, फीमेल के अंदर ओवरीज में, क्योंकि ओवरीज क्या बनाती हैं, एस्ट्रोजन बनाती हैं और प्रोजेस्टेरोन बनाती हैं। दोनों फीमेल हार्मोन्स होते हैं और ये दोनों के दोनों फीमेल हार्मोन ओवरीज के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, और इनको ज्यादा क्या चाहिए, फैट और लिपिड चाहिए। समझ में आ गई बात जी। नेक्स्ट, एंटायर फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो अगर आपको तो है स्मूथ का रोल, स्मूथ का लिखो, रफ का है, रफ का लिखो। कह रहा है कि एंडोप्लाज्मिक का फंक्शन लिखो, तो वे सारे कंबाइन करके लिखने होते हैं। उसमें स्मूथ भी आ जाएगा, उसमें रफ भी आ जाएगा। आ जाओ, सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। मैंने क्या कहा था भाई आपको कि ये जो प्रोटीन और लिपिड हैं ये जाके अंदर क्या बनाएंगे, सेल्स की मेम्ब्रेन बनाएंगे ना, और इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। समझ में आ गया। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया, लिपिड बनाया, उन्हीं से बाकियों की मेम्ब्रेन बननी है, क्योंकि बाकी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनकी भी तो मेम्ब्रेन बाउंड होनी चाहिए ना। तो उनसे जो प्रोटीन की मेम्ब्रेन बननी है, लिपिड की मेम्ब्रेन बननी है, इसको हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। समझ आ गया। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस की डेफिनेशन लिख लोगे। कौन करता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी पूछेंगे कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कौन करता है, आपने लिखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, मिलके करता है। तो सम अदर प्रोटीन एंड लिपिड फंक्शंस एज एंजाइम्स एंड हार्मोन। कह रहा है कि जो प्रोटीन बनते हैं वो कुछ क्या बन जाते हैं, एंजाइम्स बन जाते हैं, और कुछ क्या बन जाते हैं, हार्मोन्स बन जाते हैं। ये भी आपने लिखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व्स एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, स्पेशली प्रोटीन। कह रहा है एक चैनल बनता है जिससे क्या चीज ट्रांसपोर्ट होती है, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे एक किसान अपने खेत में खेती करता है, जैसे मान लो ये किसान है, ये उसका खेत है, जैसे मान लो ये किसान है, ये किसान है, ये उसका खेत है, उसके इस खेत में पेड़ लगे हुए हैं, ये पेड़ लगे हुए हैं, यहां पेड़ नहीं लगे हुए, तो इसका स्मूथ खेत है, ये रफ खेत है। तो उसने यहां पर दूसरी फार्मिंग कर ली, खरबूजे लगा दिए, तरबूज लगा दिए, चावल उगा दिए, मस्टर्ड लगा दी, दूसरी खेती कर दी। यहां पर इन पेड़ों से मान लो उसने आम उगा दिए, मैंगो उगा दिए, तो यहीं से तो मैंगो उग के जाएंगे, ट्रांसपोर्ट करेगा, चलो ले जाओ यहां से। तो कई बार यहां से मैंगो कच्चे फेंक देते हैं, कच्चे उतार लेते हैं, फिर कच्चे आमों को पकाते हैं फैक्ट्रीज में जाके। समझ में आ गया। तो यही मान लो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। यही प्रोटीन मैच्योर प्रोटीन नहीं है, ये इमैच्योर प्रोटीन है। यही प्रोटीन जाके मैच्योर किस में होगा, गोल्जी एप्परेटस में, वहां जाके मैच्योर भी होगा, वहां जाके स्टोर भी होगा, वहां जाके वो पैकेजिंग भी होगी और ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा। किसके अंदर, गोल्जाई एप्परेटस, और उसी प्रोटीन से गोल्जी एप्परेटस की मेम्ब्रेन भी बन जाएगी। तो सारा इंटरलिंक हुआ नहीं हुआ मेरे बच्चे, क्लियर है। आ जाओ, चलिए चलिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व्स फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोवाइडिंग सरफेस फॉर अदर बायोकेमिकल। अच्छा ये तो पढ़ दिया था मैंने कि ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को। चलिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर
द बायोकेमिकल एक्टिविटीज इन द सेल, इन द लिवर सेल, ये सारा मैंने बता दिया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेस ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। डिटॉक्सिफिकेशन में कौन करेगा? स्मूथ। तो स्मूथ के दो काम लिख देना अगर आपको आए, एक लिपिड्स एंड प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, सॉरी लिपिड्स एंड फैट का सिंथेसिस करेगा, और दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर हो गया मेरे बच्चे। अब आते हैं इसके बाद हुआ क्या। इसके बाद जो भी ये सेल था, जैसे ये सेल था, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस से ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर निकल रहा था। दूसरे पे चले आते हैं, ले लो, ये सेल था, हाँ ये बनाया था मैंने सेल आपके लिए। ये मान लो सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से क्या निकल रहे हैं जल्दी बोलो अब? मेम्ब्रेन बाउंड लॉन्ग ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या बना रहा हूं मैं? ये रफ हो गया, ये स्मूथ हो गया, यहां से क्या निकलना शुरू हो जाएगा? प्रोटीन। अब जो प्रोटीन निकलेगा यहां से, उससे ये मेम्ब्रेन बननी शुरू हो जाएगी, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा। क्या बनना शुरू हो जाएगा? सैक लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा। इसको उसी प्रोटीन से बनेगा। क्या कहते हैं इसको? गोल्जाई अपरेटस। ये बन गया जी गोल्जाई अपरेटस। किसने इन्वेंट किया था? कैमिलियो गोल्जाई ने इन्वेंट किया था। तो प्रोटीन यहां से एंट्री लेगा, देखना ए इस साइड से, ए इस साइड से, जिस साइड से एंट्री ले रहा है ना, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस देखो, ये कन्वेक्स होता है। इसको कौन सा सरफेस कहते हैं? कन्वेक्स। तो जो सिस फेस होता है, इसकी शेप कैसी होती है? यहां से कौन सा प्रोटीन एंटर करता है? इमैच्योर प्रोटीन एंटर करता है। उस इमैच्योर प्रोटीन से कुछ तो ये मेम्ब्रेन बन जाती है, और कुछ इसके अंदर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाता है। और प्रोटीन एंट्री कौन से फेस से ले रहा है? सिस को कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल सेम साइड होता है। किसके सेम साइड होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सेम साइड पे होता है। यहां से प्रोटीन अंदर गया, प्रोटीन 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 प्रोटीन। तो ये प्रोटीन अंदर जाके क्या कर रहा है? ये अंदर जाके प्रोटीन मैच्योर हो रहा है, मैच्योरेशन हो रही है। अंदर जाके उसकी क्या हो रही है? पैकेजिंग हो रही है। अंदर जाके इसकी स्टोरेज भी होगी और इसकी ट्रांसपोर्टेशन भी होगी। किसकी? प्रोटीन की। तो देखो जी, जैसे आम आया, कच्चा आम आया, कच्चा आम फैक्ट्री चला गया। कच्चा आम जब फैक्ट्री में गया, वहां उस फैक्ट्री में उसको पकाते हैं, मतलब मैच्योर करते हैं। वहीं उस आम को पैकिंग करते हैं, चलो भी पेटियों में डाल दो। फिर कुछ आम को स्टोर कर लेते हैं कि चलो जी अभी डिमांड नहीं है, जब डिमांड आएगी तो महंगा बेच देंगे, अभी जरूरत भी नहीं है, मार्केट में भी आम कोई नहीं खा रहा, तो स्टोर कर लेते हैं। और कुछ आम को कहते हैं चलो बेच दो, मार्केट में जाके ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो इसीलिए जो गोल्जाई ऑपरेटर्स होते हैं ना, इसको सेल का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि यही सब कुछ मैनेज कर रही है, यही प्रोटीन को मैच्योर भी कर रही है, यही स्टोरेज, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन। तू इधर कर, तू इधर कर, तू अंदर चल, तू बाहर चल, ये ऐसे काम कर रही है। तो इसको कौन सा पुलिस कहते हैं? हमारी ट्रैफिक पुलिस। कौन होता है ट्रैफिक पुलिस? गोल्जाई ऑपरेटर्स। समझ में आ गया? गोल्जाई ऑपरेटर्स एक काम और कर रहे होते हैं, ये ग्लाइको लिपिड्स और ग्लाइको प्रोटीन भी बना रहे होते हैं। जिन लिपिड के साथ शुगर जुड़ जाए उसे ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, और जिस प्रोटीन के साथ शुगर जुड़ जाए उसे ग्लाइको प्रोटीन कहते हैं। एनसीईआरटी ने इसको लिखा है कॉम्प्लेक्स शुगर। क्या लिखा है एनसीईआरटी ने इसको? कॉम्प्लेक्स शुगर। तो एनसीईआरटी कहते हैं कि गोल्जाई ऑपरेटर्स कॉम्प्लेक्स शुगर का भी सिंथेसिस करते हैं। तो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स शुगर है क्या? ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको प्रोटीन। ये क्वेश्चन भी नीट के एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है, जो बायो का होता है 12th के बाद, डॉक्टर का जो एडमिशन के लिए टेस्ट देते हो, कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइको प्रोटीन कहां सिंथेसिस होते हैं? आंसर इज गोल्जाई ऑपरेटर्स में होते हैं। तो गोल्जाई ऑपरेटर्स में ये जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देख रहे हो, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, इनको कहते हैं सिस्टर्न्स। क्या कहते हैं? सिस्टर्न्स। और इसका प्लूरल हो जाएगा सिस्टर्ने। क्या हो जाएगा इसका प्लूरल? तो ये जो एक सैक देख रहे हो, ये एक सैक, ये एक सिस्टर्न है, सिस्टर्न, सिस्टर्न, और ये कई सारी बन गई तो क्या हो गई? ये सिस्टर्ने। समझ में आ गई बात जी? और प्रोटीन निकलेगा कहां से? इस फेस से। और इस फेस को कौन सा फेस कहते हैं? ट्रांस
फेस। इसका एक और नाम होता है कौन सा? मैच्योर फेस। यहीं से प्रोटीन बाहर निकलता है। और इसकी जो शेप होती है ये कनकेव शेप की होती है। कौन सी शेप की होती है? आपको जब चम्मच से खाना खाते हैं, ये चम्मच है, तो चम्मच का जो बाहर वाला जो हिस्सा होता है ये कन्वेक्स होता है, और जो अंदर वाला हिस्सा होता है ये कनकेव। तो आप जो खाना खाते हो ऐसी शेप, इस शेप से खाना उठाते हो, ये कनकेव शेप होती है जिससे आप खाना खाते हो, जिससे आपकी लिप्स या आप कह सकते हो टंग टच करती है। और जो बाहर वाला हिस्सा होता है ये क्या होता है? कनकेव। तो ये देखो, ये कनकेव शेप का सिस फेस, और ये देखो कन्वेक्स शेप। देखो ये आपको लग रहा है चम्मच के अंदर वाला हिस्सा लग रहा है, ये आपको चम्मच के अंदर वाला हिस्सा, ये सब खाना उठा लेते हो, तो किस शेप का होता है? ये कन्वेक्स शेप का होता है। कौन सा फेस? ट्रांसफेस। और इसकी जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती है उसको क्या कहते हैं? सिस्टर्न्स। प्लूरल क्या हो जाएगा उसका? सिस्टर्न। समझ आ गई बात जी? गोल्जी ऑपरेटर्स क्लियर हो गया? अब उसको रीड कर दें। आ जाओ आ जाओ। गोल्जी ऑपरेटर्स। द गोल्जी ऑपरेटर्स फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलियो गोल्जी, याद कर लेना, कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स समझ में आ रही है जो बनाई थी अभी मैंने? सैक्स अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर कॉल्ड सिस्टम्स। ये जो अभी बनाई थी मैंने, इस शेप की जो बनाई थी मैंने, ये एक दूसरे के लगभग क्या होती है? ये एक दूसरे के क्या होती है? लगभग पैरेलल होती हैं, और इनको क्या कहते हैं? सिस्टम्स। समझ में आ गया जी? सिस्टम्स के उसका प्लूरल क्या हो जाएगा? सिस्टर्न में। स्ट्रक्चर दिस मेम्ब्रेन ऑफन हैव कनेक्शन विद मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ चिपके होते हैं, जुड़े होते हैं। एंड देयरफॉर कंस्टिट्यूट अनदर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेल्युलर मेम्ब्रेन सिस्टम। देखो क्या कर रहा है ये लाइन, ध्यान से देखना, कह रहा है और ये क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेल्युलर मेम्ब्रेन सिस्टम। एक्चुअली ये जो सेल्युलर मेम्ब्रेन सिस्टम है, ये इसको सेल्युलर मेम्ब्रेन सिस्टम कह रहा है, और मैं इसको क्या कह रहा हूं? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो अगर आपसे पूछा जाए एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आता है, आप लिखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्जी ऑपरेटर्स आते हैं, वैक्यूल्स आते हैं, लाइसोसोम्स आते हैं। पर अगर आपसे पूछ लिया जाए सेल्युलर मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आते हैं, वही चारों आते हैं, वही चारों आते हैं। और ये चारों के चारों एक दूसरे के अंदर क्यों है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दोबारा क्लास के अंत में दोबारा फिर बता दूंगा। ठीक है जी? आज फंक्शन, किसका फंक्शन कर रहे हैं हम? गोल्जी ऑपरेटर्स के। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या बना? प्रोटीन। इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड, पैकेज हुआ और क्या हुआ? डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू गोल्जी ऑपरेटर्स। देखो क्या कर रहा है, इनसाइड भी और आउटसाइड भी। जो सेल के अंदर सप्लाई हो जाएगा उसको कहेंगे इंट्रासेल्युलर एक्टिविटी, जो सेल के बाहर सप्लाई हो जाएगा उसको कहेंगे इंटरसेल्युलर एक्टिविटी। तो हालांकि इसमें दो ही चीजें लिखी हैं, आगे देखते हैं। इट्स फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल। समझ में आ गया जी क्या क्या कर रहा है? स्टोरेज भी कर रहा है, मॉडिफिकेशन भी कर रहा है, पैकेजिंग भी कर रहा है। आगे इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर, देखो इसे क्या लिखा हुआ है? कॉम्प्लेक्स शुगर होने का चाहिए, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइको प्रोटीन, उसी को कॉम्प्लेक्स शुगर कह रहा है। मे बी मेड फ्रॉम द सिंपल शुगर इन द गोल्जी ऑपरेटर्स। द गोल्जी ऑपरेटर्स इज आल्सो इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। क्यों? क्योंकि गोल्जी ऑपरेटर से बाहर क्या निकल रहा है? उसी प्रोटीन से किसकी लेयर बन जाएगी? तो फिर लाइसोसोम भी किससे जुड़ा हुआ है? गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स किससे जुड़े हुए हैं? तो इसलिए एक ही सिस्टम बन गया। कौन सा सिस्टम बन गया? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, या जो यहां मैंने आपको पढ़ाया था सेल्युलर मेम्ब्रेन सिस्टम। समझ में आ गई हमारे बात बच्चे? तो गोल्जी ऑपरेटर्स का रोल लिख लोगे, गोल्जी ऑपरेटर्स में सिस्टम्स क्या होते हैं लिख लोगे, गोल्जी ऑपरेटर्स और क्या बनाती हैं, किसी और सेल में क्या बना सकती हैं? कॉम्प्लेक्स शुगर, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ बनते हैं? गोल्जी ऑपरेटर्स में बनते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है, क्या होते हैं और क्या फंक्शंस हैं, हो जाएंगे मेरे बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं लाइसोसोम्स में। आज ये लाइसोसोम्स पढ़ते हैं। टाइम कितना हो रहा है? हाँ बस लाइसोसोम करा के खत्म कर रहा हूं। देखिए ये था सेल, न्यूक्लियस,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, यहां से क्या निकलाया, ये पैरेलल स्ट्रक्चर क्या बना रहा हूं, सिस्टन्स, यहां से प्रोटीन बाहर निकलाया, उस प्रोटीन से बाहर क्या बन गया, ये लाइसोसोम बन गया। लाइसोसोम के अंदर मेरे बच्चे बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये क्या करते हैं, अभी देखते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये क्या क्या डाइजेस्ट कर सकते हैं, ये फैट डाइजेस्ट कर सकते हैं, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, ये लिपिड्स को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो दे आर हैविंग फैट डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। पर ये क्या कर रहे हैं, क्या जरूरत है इसको। होता क्या है, मान लो सेल के अंदर कोई बाहर का पार्टिकल आ गया, बाहर का कोई ऑर्गेनिज्म आ गया, बाहर की कोई चीज आ गई। अब कोई भी चीज आएगी किससे बनी होगी, फैट से, ये खा जाएगा। भैया तू अंदर आ जा, ये खाके फैट को डाइजेस्ट कर देगा। फैट को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम्स, इसके अंदर फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है, इसको खा जाएगा। मान लो ये बना हुआ है प्रोटीन का, खा जाएगा, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम भी है, उससे डाइजेस्ट कर देगा। ये बना हुआ है लिपिड का, लिपिड को डाइजेस्ट कर, बना हुआ कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देगा। पर कभी कभी सेल की ऑर्गेनलीज जो होती है वो टूट फाट हो रही होती है। मान लो कुछ ये सिस्टर्न्स टूट गई, अंदर टूट फाट चल रही होती है, सेल ऑर्गेनलीज में वियर एंड टियर चल रहा होता है, टूट फाट चल रही होती है। तो वो भी किसकी बनी होगी, वो भी या तो लिपिड की बनी होगी या प्रोटीन की बनी होगी। मान लो ये टूट फाट वाला मटेरियल आया, किसका बना है टूट फाट वाला मटेरियल, लिपिड्स का, और ये खा जाएगा। ठीक है, सारा मुझको दे दो, मैं सबको डाइजेस्ट कर दूंगा। ये सब कुछ उसको डाइजेस्ट कर रहा होता है। समझ में आगे बात जी। और जो प्रोटीन बचता है उससे बनता है वैक्यूल। क्या बन जाता है, ये प्लांट सेल में 50 to 90% स्पेस घेर सकता है, एनिमल सेल में छोटा होता है वैक्यूल। पर वैक्यूल भी किससे बना है, प्रोटीन से। वो प्रोटीन कहां से आया है, तो गोल्गी ऑपरेटर्स किससे बने हैं, सारे एक दूसरे से क्या हो गए। पर इस लाइसोसोम्स का एक और बड़ा काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, वो पक्का क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। मान लो सेल जो है इज अबाउट टू डाई, सेल मरने वाला है। मान लो जब सेल मरने वाला है तो सेल के अंदर जो भी चीज होगी टॉक्सिन बन जाएंगी, जहर बन जाएगा। तो ये क्या करता है, ये अपने अंदर धमाका कर लेता है, ये फट जाता है, ये बैग फट जाता है। जैसे ये बैग फटता है, ये जो जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, फैट, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स किस में फैल जाएंगे, सेल की ऑर्गेनलीज को डाइजेस्ट कर देंगे, सेल की ऑर्गेनलीज को डाइजेस्ट कर देंगे। तो बेसिकली ये सेल के अंदर सफाई का काम कर रहा है। बेसिकली किसका काम कर रहा है, ये सफाई कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है ये। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग कौन है, ट्रैफिक पुलिस कौन है, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ गई बात जी। तो फटाफट लाइसोसोम का फंक्शन कर लेते हैं, फिर क्लास को डिस्पर्स करते हैं। आ जाओ। लाइसोसोम्स स्ट्रक्चर, लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मेम्ब्रेन बाउंड सैक, मेम्ब्रेन से बनी है। These enzymes are made by, अरे प्रोटीन किस कौन बनाएगा, प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्म, तभी तो उसका फंक्शन। लाइसोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम, वेस्ट को डिस्पोज करते हैं। These helps to keep the cell clean, सेल को क्या रखते हैं साफ, कुछ भी आएगा उसको खा के डाइजेस्ट कर देंगे। By digesting and foreign material as well as worn out cell organelles, क्या लिखा ध्यान से पढ़ना, फॉरेन मटेरियल को भी डाइजेस्ट करते हैं, एज वेल एज किसको डाइजेस्ट करते हैं, वोर्न आउट सेल ऑर्गेनेलिस। वोर्न आउट सेल ऑर्गेनेलिस मतलब जो सेल के ऑर्गेनेलिस हैं उनमें जो टूट-फाट हुई वो भी प्रोटीन के बने हैं, लिपिड के बने हैं, उनको खा जाते हैं, डाइजेस्ट कर देंगे, क्योंकि उनके पास कौन से एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया, फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेलिस एंड अप इन द लाइसोसोम्स। कह रहे हैं कि जो फॉरेन मटेरियल एंटर कर जाएंगे सेल के अंदर, बाहर की चीज एंटर कर जाएगी, जाके कहां खत्म हो जाएगी, लाइसोसोम्स में। फंक्शंस हैं जी इसके। These enzymes break complex substance into simpler substance, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं उनको छोटे 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 में तोड़ देते हैं, किसकी मदद से, एंजाइम्स की मदद से। पर एंजाइम्स बनाए किसने, वो एंजाइम्स बनाए तो उसने है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, क्योंकि एंजाइम्स भी तो प्रोटीन होते हैं। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। पूछेगा लाइसोसोम्स ये सब कैसे कर लेते हैं, बिकॉज दे कंटेन्स पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनको सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, आओ देखते हैं।
ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म खराब हो गया तो सेल मरने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, सेल डैमेज होने वाला है, लाइसोसोम्स में बर्स्ट, फट जाएंगे, एंड द एंजाइम डाइजेस्ट, कौन से एंजाइम जो लाइसोसोम के अंदर है, ऑल देयर ऑन सेल कंटेंट, देयरफॉर लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज, क्या कहते हैं उसको, इसीलिए उनको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन सी चीज रह गई आपकी, अभी बताओ, वैक्यूल रह गई। एक बार दोबारा से सुन लो, इनको एक ही सिस्टम में क्यों डाला। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या बनाए, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट, वही प्रोटीन से क्या बन गए, गोल्गी एपरेटस, फिर अंदर क्या हो गए, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, मैचुरेशन हो गई, फिर वो इंटरसेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर एक्टिविटी के लिए प्रोटीन चला गया, फिर उस प्रोटीन से जो प्रोटीन बचा उससे लाइसोसोम की मेम्ब्रेन बन गई। लाइसोसोम के अंदर क्या थे, डाइजेस्टिव एंजाइम, वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम थे वो भी प्रोटीन होते, वो कहां से आए थे, वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए थे, और उसने बाहर के पार्टिकल को भी डाइजेस्ट कर लिया, सेल के वोर्न आउट पार्टिकल्स को भी डाइजेस्ट कर लिया, और बाहर से कोई फॉरेन बॉडी आ गई उसको भी डाइजेस्ट कर लिया, और व्हेन द सेल इज अबाउट टू डाई वो फट गया। जैसे ही वो फट गया उसके अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकले और उन्होंने सेल ऑर्गेनेल्स को उठा के क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया, इसीलिए उनको क्या कहते हैं हम, सुसाइडल बैग्स। तो नोट्स आपको दे दिए गए हैं, जिसके पास नहीं है 9811232145 पर मुझे कांटेक्ट कर सकता है। तो मतलब बाय, नमस्ते, ध्यान रखो।